दोस्तों दो लोग, एक लड़का एक लड़की साथ में खेलते हैं, कूदते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, जवान होते हैं। लेकिन एक की किस्मत में अमीरी लिखी थी, दूसरे की किस्मत में गरीबी लिखी थी। इसीलिए दोनों साथ होते हुए भी जुदा हो जाते हैं। दोस्तों एक तो सब कुछ भुला देता है, दूसरा सब कुछ याद रखता है। लड़की कहीं सेटल हो जाती है, लड़का जो है कहीं दर दर की ठोकरें खाता है। कई साल बीत जाते हैं, अचानक से एक दिन किसी मोड़ पे इन दोनों की मुलाकात हो जाती है। लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था, कुछ याद था, कुछ भुलाया जा चुका था। दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आई है, जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पे नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है बिहार के अररिया जिले की। दो परिवार होते हैं, एक परिवार में सिर्फ एक बूढ़ी औरत, दूसरे परिवार में भी एक विधवा औरत होती है। विधवा औरत का एक बेटा होता है जिसका नाम प्रशांत होता है, 8वीं में पढ़ रहा था। पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, इसीलिए उसकी माँ ने तमाम परेशानियों के बावजूद भी उसका एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवा रखा था। ये माँ बेटी जो थे उस बूढ़ी महिला को दोनों टाइम का खाना दे देते थे, क्योंकि उनका ना बेटा था ना ही बहू थी। सिर्फ एक बेटी थी जो बंगाल में अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। वही जो है कभी कभार 6 महीनों में आ जाया करती थी और 10-15 दिन अपनी माँ के साथ रहकर फिर बंगाल चली जाया करती थी। जाते समय प्रशांत की माँ को कहकर जाती थी कि मेरी माँ का ख्याल रखना, इनको खाना पानी देते रहना, मैं जो खर्चा है वो बंगाल से भिजवा दिया करूँगी। तो यही चल रहा था। हालांकि ये बात अलग है कि उस महिला ने कभी उनसे खाने पीने के पैसे नहीं लिए। दोस्तों एक दिन उन बूढ़ी महिला की हालत काफी खराब हो जाती, उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसीलिए उनकी बेटी को बंगाल से आना पड़ा। अब की बार वो यह सोचकर आती है कि माँ की हालत इतनी खराब है, वो जिएंगी या फिर बचेंगी। तो यह सोचकर आती है कि कुछ दिन तक रहना पड़ेगा। तो वो अपनी एक बेटी को साथ लेकर आती हैं, जिसका नाम अनाविया होता है। अनाविया और उसकी माँ उस गांव में देखभाल करने के लिए आ जाती हैं, जहाँ पर प्रशांत का घर होता है। तो जो अनाविया थी उसकी 2 बहनें और होती हैं, जो कि अपने पिता के साथ बंगाल में ही रह जाती हैं। अनाविया अपनी माँ के साथ घर चली आती है। दोस्तों उनके घर आने के बाद उनकी माँ की हालत जो काफी खराब थी वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। वो ठीक हो जाती है, लेकिन उनके माँ की इच्छा थी कि उनकी बेटी उनके अंतिम समय में उनके साथ रहे, और वो बेटी भी यही चाहती थी। लेकिन उनको चिंता यह थी कि उनकी जो बेटी है अनाव्या, उसका क्या होगा। वो प्रशांत से कहती है कि इसका भी अपने स्कूल में एडमिशन करवा दो। दोस्तों वो भी 8वीं पास करके आई थी, तो इस हिसाब से दोनों का 9वीं में एडमिशन हो जाता है। दोस्तों 6 महीने बीत जाते हैं, दोनों बच्चे 9वीं क्लास में पढ़ रहे थे। लेकिन एक दिन प्रशांत को स्कूल से निकाल दिया जाता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी फीस 6 महीने से बकाया है, अगर तुम कल लेकर नहीं आओगे तो तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। वो घर आकर अपनी माँ से कहता है, उसकी माँ कहती है कि कुछ दिन का मौका और ले ले, तेरी पेंशन आने वाली है, जैसे ही पेंशन आती है वैसे ही पैसा जमा कर देंगे। दोस्तों उनका विधवा पेंशन आता था, जो कि महीने का 500 रुपए होता था, और उसकी फीस भी 500 रुपए महीने लगती थी। 6 महीने का 3000 रुपए बकाया था। दोस्तों उसी दिन शाम को अनाव्या आती, उसकी कॉपी ले गई थी कुछ काम पूरा करने के लिए, क्योंकि वो 3-4 दिन स्कूल नहीं गई थी। आती है, आते कहती है कि लो अपनी कॉपी ले लो। प्रशांत कहता है मुझे इन कॉपियों की जरूरत नहीं। वो कहती है क्यों, बोलता है कुछ नहीं। दोस्तों फिर वो चली जाती है, अगले दिन स्कूल जाती है, लेकिन जो प्रशांत था वो स्कूल नहीं जाता है। स्कूल पर जाने के बाद उसे पता चला कि प्रशांत को निकाल दिया गया, फीस ऐसी बात है। और भी बच्चों का बकाया था, लेकिन सबसे ज्यादा इसी का बकाया था। दोस्तों वो दुखी हो जाती है, क्योंकि प्रशांत पढ़ने लिखने में काफी होशियार था। वो आती है दूसरे दिन, जब उसे स्कूल जाना होता है, तैयार होकर आती है, क्योंकि वो अक्सर प्रशांत के साथ ही जाया करती थी।
उससे आकर पूछती है स्कूल नहीं चलोगे? प्रशांत कहता है नहीं मुझे नहीं जाना। बोली क्या हुआ, तुम फीस जमा नहीं करोगे? प्रशांत कहता है नहीं मैं इस साल नहीं पढ़ूंगा, अगले साल अपना किसी सरकारी स्कूल में नाम लिखवा लूंगा। लेकिन दोस्तों जो अनाभ्या थी उसने अपने हाथ में पैसे ले रखे थे, प्रशांत के हाथ में रखते हुए कहती है ये लो फीस जमा कर दो और चलो पढ़ने। अब वो चौंक जाता है, सोचता है कि कहाँ से पैसे लाई, तो बोलता है ये पैसे तुम कहाँ से लेकर आई हो? तो कहती है चलो रास्ते में बताऊंगी। दोस्तों अब तैयार हो जाता है, स्कूल जाता है। उसके बाद रास्ते में पूछता है तो बताती है कि मैंने अपनी गुल्लक फोड़ी, उसमें से 2000 रुपए निकले। 1000 मम्मी से मांगा कि स्कूल में किसी काम के लिए जमा करना है तो उन्हें दे दिए, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। दोस्तों फिर उनकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। ऐसे तैसे नवी करते हैं, 10वीं में स्कूल की और डिमांड बढ़ती है तो ये जो है बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगता है। ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा निकालता है। धीरे धीरे जो अनाभ्या है वो भी उसके घर पर आती है और 4-6 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगती है। ट्यूशन पढ़ाकर ये दोनों पढ़ाते थे, उसके पैसे सारे प्रशांत लेता था क्योंकि उसके पढ़ाई भर के ही होते थे। अनाभ्या थी उसके पिताजी तो बंगाल से ही पैसा भेजते थे क्योंकि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए उसको तो कोई परेशानी नहीं थी। दोस्तों धीरे धीरे 9वीं 11वीं 10वीं पास हो जाते हैं, 12वीं में आ जाते हैं। अब जो 12वीं में आते हैं तो दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं, 18-19 साल की उम्र हो जाती है, 4 साल हो जाते हैं। इस बीच में अनाभ्या एक बार बंगाल गई। उसकी जो माँ थी वो हर साल महीना 15 दिन के लिए चली जाया करती थी। उसकी नानी की तबीयत एकदम ठीक ठाक थी और प्रशांत की माँ थी वो भी इधर उधर मजदूरी करके अपना और अपने बच्चे का पेट पाल रही थी। दोस्तों एग्जाम हो गया, एग्जाम का आखिरी दिन था, 12वीं का एग्जाम था। दोस्तों स्कूल में कुछ लड़के ऐसे भी थे जो अनाभ्या से दोस्ती करना चाहते थे, फिर जो है उससे प्यार करना चाहते थे। तो एग्जाम का आखिरी दिन था तो उन्हें मौका था कि वो कुछ भी कहें, क्योंकि 12वीं का एग्जाम था। उसके बाद पता नहीं कौन कहाँ जाएगा। पेपर के दिन जब वो जा रहे थे पेपर देने तो उनमें से एक लड़का है जो उस पे कुछ कमेंट करता है। जैसे ही वो कमेंट करके आगे बढ़ जाते हैं तो अनाभ्या कहती है प्रशांत से तुम्हें सुना ही नहीं दिया क्या, उसने मुझे क्या कह दिया? प्रशांत बोला क्या कहा उसने? तो बोली क्यों तुम्हारे पास कान नहीं है, तुम बहरे हो इसीलिए मेरे साथ आते हो? मैं चल के मम्मी से कहूँगी, आंटी से कहूँगी। प्रशांत कहता है कि उसने यही तो कहा कि तुम बहुत क्यूट लग रही हो। तो अनाभ्या कहती है ऐसे मुझे कोई भी ऐरा गहरा कुछ भी कहकर चला जाएगा, उसने ये नहीं कहा कि मैं क्यूट लग रही हूँ। तो प्रशांत ने कहा क्या कहा फिर उसने? तो अनाभ्या ने कहा कि उसने कहा कि तुम बहुत हॉट लग रही हो। अब दोस्तों प्रशांत हंसने लगता है और कहता है उस बेवकूफ को इतना नहीं पता, 12वीं में आ गया है, हॉट मतलब गर्म होता है, तुमको हॉट कह रहा था। अब दोस्तों इस पे जो अनाभ्या थी वो और झल्ला जाती है, कहती है वो बेवकूफ नहीं है, तुम बेवकूफ हो जो कि बात नहीं समझते हो, इसका मतलब तुम्हें नहीं पता है। तो बोला मुझे नहीं पता है, मुझे तो इतना ही पता है। बोली जाके किसी से पता करके आना उसने मुझे क्या कह दिया। दोस्तों उसके बाद जो है दोनों चले जाते हैं, अपना पेपर देते हैं। अब दोस्तों उसके बाद जो है प्रशांत किसी से पूछा होगा कि भाई किसी लड़की को हॉट कहने का मतलब क्या होता है। फिर जो उसे वो बताता है, उसे सुनने के बाद वो अपने घर आता है। फिर वो शाम को जाता है अनाभ्या के घर। अनाभ्या जो है किचन में खाना बना रही थी और जो उसकी मम्मी थी वो नानी के पास बैठी थी क्योंकि नानी की हालत बहुत खराब थी पिछले कुछ दिनों से। तो वो उसकी किचन में चला जाता है। चूँकि दोनों एक दूसरे के घर आते थे तो कहीं भी कैसे भी चले जाते थे, कोई रोक टोक नहीं थी। तो प्रशांत जो है किचन में चला जाता है और वो वहाँ जाने के बाद अनाभ्या को पहली बार गहरी नजरों से देखने लगता है, उसे निहारने लगता है ऊपर से नीचे तक। अनाभ्या उसे देखती है तो कहती है क्या देख रहे हो मुझे इस तरीके से, कभी देखे नहीं हो क्या? तो प्रशांत कहता है यार तुम वाकई में बहुत हॉट लग रही हो, उसने सही कहा था तुम्हें। अब दोस्तों वो जो है अपना दुपट्टा उठाती है, ओढ़ लेती है, कहती है थैंक यू। प्रशांत जो है चौंक जाता है, कहता है तुम्हें गुस्सा नहीं आया?
उस दिन तो तुम गुस्सा गई थी। तो बोली ऐसे कोई कहेगा तो गुस्सा तो आएगा ही, लेकिन तुम कह रहे हो तो अच्छा लग रहा है। दोस्तों उसके बाद वो आती है उसके पास, कहती है और क्या लग रही हूँ, और कुछ बताओ। बोला कि और क्या बताऊं तुम्हें। बोली और कोई ख्याल नहीं आ रहा है क्या, कुछ भी बोल दो मुझे। दोस्तों इस तरीके से अब दोनों एक दूसरे की आंखों में पहली बार देखते हैं। उन दोनों की आंखों में पहली बार एक दूसरे के लिए प्यार उमड़ पड़ता है। दोस्तों उसके बाद उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि इतने दिन बीत गए और तुमने मुझे अभी तक कुछ नहीं कहा। पता नहीं किन लोगों ने क्या क्या कह दिया होगा, मैंने सब इग्नोर कर दिया। दोस्तों उसके बाद उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है आई लव यू प्रशांत। दोस्तों जैसे ही वो ये कहती है वैसे ही उसके माँ के रोने की आवाज आती है। दोस्तों उसी वक्त उसकी नानी का देहांत हो जाता है। दोस्तों दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ते बाहर की ओर भागते हैं। देखते हैं उसकी जो नानी थी उनका देहांत हो चुका था। उसकी माँ जो थी अनाभ्या की, वो दहाड़े मार मार के रो रही थी। अनाभ्या बैठ जाती है, वो भी रोने लगती है, अपनी मम्मी को संभालती है और थोड़ी ही देर में पूरे गांव का मजमा वहाँ पर लग जाता है। प्रशांत की माँ भी आ जाती है। अगले दिन जो उसके पिताजी, उसकी जो बहनें थी वो भी फ्लाइट से पहुँच जाते हैं और फिर अंतिम संस्कार होता है। 15-20 दिन में सारा कुछ क्रियाक्रम होकर सब कुछ समाप्त हो जाता है। दोस्तों उसके बाद उनके जाने की बारी थी, चूंकि आखिरी पेपर हो चुका था, पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, उसकी नानी का देहांत हो चुका था, इसीलिए सबके साथ अनाभ्या को भी जाना था। ये होता है जैसे इसका रिजल्ट आएगा उसके पापा आकर उसको लेकर जाएंगे। दोस्तों जिस दिन जाना था उस दिन अनाभ्या जो है सुबह प्रशांत से मिलती है। मिलते ही उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसका हाथ थाम लेती और कहती है प्रशांत काश कुछ दिन और नानी जी लेती, काश हमें भी कुछ दिन जीने का मौका दे देती, लेकिन किस्मत में ना जाने क्या लिखा हुआ था। जैसे ही हमारी मुलाकात हुई वैसे ही वो इस दुनिया से चली गई। अब देखो मुझे भी जाना पड़ रहा है। दोस्तों प्रशांत के पास कोई शब्द नहीं था अपने दुखों को बयां करने का। हाल फिलहाल वो लोग शाम की ट्रेन से बंगाल चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों कई साल बीत जाते हैं। गोरे गांव के एक बस स्टैंड पर जो प्रशांत था वो एक झोले में टिफिन लेकर बस का इंतजार कर रहा था। तभी वहां से एक कार गुजरती है, उसका शीशा नीचे डाउन होता है। वो प्रशांत को आवाज लगाती है। दोस्तों वो अनाभ्या होती है। दोस्तों प्रशांत जैसे उसे देखता है फूट फूट कर रोने लगता है। टिफिन उसके हाथ से छूट कर गिर जाता है। दोस्तों वो बच्चे की तरह रोने लगता है। उसको रोता देख जो अनाभ्या थी वो कार के अंदर ही रोने लगती है। उसके बाद दरवाजा खोलती और जाते ही उसके कंधे पर अपना सर रख देती है। खड़े खड़े वो भी रो लेती है। उसके बाद उसे पकड़कर गाड़ी में बिठाती है। फिर दोनों अपने घर की तरफ चल देते हैं। जाने के बाद अनाभ्या कहती है कैसे हो प्रशांत। दोस्तों प्रशांत को रोने के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वो बोलता है कैसा हूँ, जैसा भी हूँ ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो। तो वो बोलती है क्या बताऊँ, बहुत लंबी कहानी है। अभी 6 महीने पहले ही पापा का निधन हो गया। उनको हार्ट अटैक आ गया। जो 2 बहनें थी उनकी शादी हो गई, वो अपने घर रहती हैं। पापा का जो कारोबार है अब वो मुझे ही देखना होता है। वहीं से मैं आ रही थी। जो मम्मी है वो ठीक है। मम्मी दीदी के घर गई हुई है, उनका घर पास ही में है। अभी वो आएंगी। तुम बताओ इतने दिनों से कहाँ थे, क्या कर रहे थे। 1 साल तक तो तुम्हारी खबर मिलती रही, आंटी की खबर मिलती रही। जैसे ही नानी की प्रॉपर्टी बिक गई, पापा सब कुछ बेचकर चले आए, उसके बाद से आप लोगों का कोई खबर नहीं है। तो दोस्तों जो प्रशांत है गहरी सांस लेता है और कहता है कि मैं क्या बताऊं, ऐसी सेकंड ईयर में था तब पता चला कि मेरी माँ को कैंसर हो गया है। जो थोड़ी बहुत जमीन थी उसे बेचकर मैंने माँ का इलाज करा दिया। उसके बाद मैं बंगाल चला आया। पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं हुआ। वही एक मोबाइल की दुकान पर काम करता हूँ, उसी से गुजारा कर रहा हूँ। तो अनाभ्या कहती है तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई। प्रशांत कहता है हमेशा याद आई, लेकिन मैंने सोचा तुम्हारी शादी हो गई होगी, बच्चे हो गए होंगे। अनाभ्या बोली इससे ज्यादा कुछ नहीं सोच पाए। ये नहीं सोच पाए जरा चलो
निकालूं उसको ढूंढूं कहाँ पर है। अरे तुम तो आ सकते थे, मैं नहीं आ सकती थी, लेकिन तुम तो आ सकते थे। वो बोला कहाँ जाता अपनी माँ को छोड़कर। अभी जो है मैं 2 साल से बंगाल में रह रहा हूँ, यही कमाता हूँ। क्या सच में तुम मेरे आने का इंतजार कर रही थी? दोस्तों उसके बाद अनाव्या रोने लगती है, उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है सच में प्रशांत मैं तुम्हें भूल नहीं पाती थी। मैं यही सोचती थी कि तुम क्या कर रहे होगे, कहीं नौकरी कर रहे होगे, क्या चल रहा होगा, तुम्हारी शादी हुई होगी, बहुत कुछ सोचती थी, लेकिन आज तुम मुझे आखिरकार मिल गए। दोस्तों उसके बाद दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसी प्रकार की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा।